भारत भाग्य विधाता। आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। वीडियो अंत तक देखिए, आपको समझ आएगा कैसे भारत वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेस्टिजियस, जिसको कहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, उसका हिस्सा बनने जा रहा है, जहां बहुत चंद देश हैं। और ये मैं G20 की प्रेसिडेंसी की बात नहीं कर रहा। G20 प्रेसिडेंसी एक सेरेमोनियल रोल है। अच्छा है भारत को मिला, पर वो रोटेशनल रोल है। मैं परमानेंट बात करने जा रहा हूं, जो भारत अब उस स्थान पे पहुंच गया है कि भारत को रोक पाना असंभव है। बात ये 80 साल पहले शुरू हुई थी, जब यूनाइटेड नेशन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, और 20 साल में दो इतनी बड़ी वॉर्स के बाद वर्ल्ड पावर्स ने, जो उस समय बची थी या जो वर्ल्ड पावर्स थी, उन्होंने डिसाइड किया एक बॉडी बनाई जाए और उस बॉडी को बहुत स्पेशल पावर्स दी जाए। वो बॉडी का नाम आप सब जानते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। उसके अंदर इन्होंने 5 देश डाले: यूएस, यूएसएसआर, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस। उस समय की एक बात यह भी थी कि दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि भारत को भी यह ऑफर हुआ था, पर जो चैरिटेबल इंटरप्रिटेशन देते हैं वो कहते हैं नेहरू जी उस तरह की जो बैकरूम मैनूवरिंग थी वो नहीं कर पाए, इसलिए नहीं मिला। और कुछ लोग कहते हैं कि भारत ने ये चाइना के लिए छोड़ दिया। अब ये दो बातों में कुछ भी हो सकता है, पर रियलिटी ये है, भारत को वहां जगह नहीं मिली। 80 साल हो गए और उसका भारत को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत नॉन परमानेंट मेंबर तो बहुत बारी रहा है। ये 15 मेंबर की जो सिक्योरिटी काउंसिल की बॉडी है, इसके अंदर 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट है। जो 10 नॉन परमानेंट है वो 5 आते हैं अफ्रीका से, 5 एशिया से, बीच बीच में अरब देश के। उस समय तो अरब आपको पता ही क्या हालत थी, टेंट्स और कैमल्स और रेगिस्तान। तो वहां पे उनको नॉन परमानेंट में भी कुछ स्पेस नहीं दी गई थी। अब जो ये हुआ है, इन 5 लोगों की एक स्पेशल पावर है, वीटो पावर। इनमें से एक भी अगर ना कर दे तो कोई रेजोल्यूशन अप्रूव नहीं होता। रशिया ने कई बारी भारत की यहां मदद की है, पर शक्ति तो इन 5 के पास ही है। पर वर्ल्ड बहुत बदला, ऑर्डर वर्ल्ड का बहुत बदला है पिछले 80 सालों में। भारत जो एक थकी हुई इकोनॉमी थी, वो अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की हो चुकी है। और सब जानते हैं सेकंड और थर्ड वो जल्दी होने वाली है, उसकी रेस है। दूसरी बात, यूरोप बुढ़ा हो चुका है, यूएस बुढ़ा हो चुका है। उनकी एवरेज एज आप देखेंगे यूरोप की लगभग 50 साल के आसपास है। इंडिया एक यंग कंट्री है, हमारी एवरेज एज मिड 30s में है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी एक फायदा है। इकोनॉमी बढ़ने से, एज बढ़ने से, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आने से, उसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा आपको। इन सब से अब भारत एक ऐसे स्थान पे पहुंच चुका है कि अगर आपको जस्टिफाई करना है किसी बॉडी को कि आप वर्ल्ड लीडर हैं, तो आपको भारत की उसमें आवाज रखनी पड़ेगी। और अब आता हूं 2-4 इंटरेस्टिंग बातों पे। वो ये कि ये साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को ये टारगेट, ये टास्क दे दिया है कि हमें इस बॉडी का अपने मेरिट पे मेंबर बनना है। क्योंकि आपको ग्लोब में तभी पोजीशनिंग होती है जब आप हाईएस्ट टेबल पे बैठे हैं, हाईएस्ट टेबल का हिस्सा है। 2021 तक भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट पीस कीपर्स यूएन को कंट्रीब्यूट करता है। 2 लाख पीस कीपर्स कंट्रीब्यूट कर चुका है। क्लाइमेट चेंज के जो पूरा आजकल वेस्ट का नंबर 1 टारगेट बना हुआ है, मैं उससे पर्सनल लेवल पे सहमत नहीं हूं, पर उनकी प्रायोरिटी जो ये है उसमें भारत का एक की रोल रहा पेरिस में क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने में 2015 में। G20 जो रोटेशनल आया है भारत को, उसके पीछे भी भारत को एलिवेट करने के लिए एक ग्रुप चल रहा है जो लगा पड़ा है। अब आ जाते हैं जयशंकर जी की कुछ बातों पे। उन्होंने 22
2022 में ये कहना शुरू कर दिया था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा ना होना is not only not good for us, but it is not good for the global body and the transformation is overdue. हमें तो चाहिए ही चाहिए, वर्ल्ड को भी चाहिए। फिर वो कहते हैं, वो इतना खुल के रेयर कहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, I was serious when I said I am working on it. जयशंकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जब नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के फॉर्मर आयोग के बैठे हुए थे, अरविंद जी के साथ बैठे थे, कहा उन्होंने। जब वो यूएस में ही थे तब उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी यूएस को भी, कि आप जो पाकिस्तान को आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं उससे ना आपका फायदा हुआ है ना पाकिस्तान का। ये बातें भारत, नया भारत ग्लोबल लीडर की तरह बोलना शुरू हो गया, जो पहले कभी ऐसी भाषा नहीं थी। तो भारत एक वर्ल्ड स्टेज पे अपने आप को देखते हुए ऐसी बातें कर पा रहा है, नतमस्तक नहीं हो रहा, बोल रहा है हमारे इंटरेस्ट में ये है, ये करो, ये नहीं करोगे तो हम ऐसे बोलेंगे। फिर जयशंकर जी कहते हैं कि यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग है, भारत की वहां पे जगह है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करते हैं और वो अपनी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। It is obviously a very hard task because at the end of the day, if you say what is the definition of global order, the 5 permanent members are a crucial definition of what is the global order. So it is a fundamental and very deep transformation we are seeking. तो भैया फंडामेंटल और डीप चेंज चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप वर्ल्ड को डिफाइन करते हो, ये 5 है, बाकी सब शोर है। अब इस 5 में मैं अपना ओपिनियन दे देता हूं आपको। 2 देश ऐसे हैं जो ब्रिटेन और फ्रांस, जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय तो बड़ी इकोनॉमी थे, उनके एम्पायर्स थे, आज यूरोप के अंदर ही जर्मनी सबसे पावरफुल देश है। और जब हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, हमें पावर की बात करनी पड़ेगी। पावर, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स, जियोपॉलिटिक्स, सबका मिश्रण करना पड़ेगा। तो यूरोप के अंदर ही जर्मनी अपनी एक मूवमेंट कोशिश कर रहा है। जर्मनी ने अभी कुछ स्टेटमेंट्स दी, वो भारत के हित में नहीं थी, पर जब हमें एनालिसिस करना है, हमें ऑब्जेक्टिव बात बोलनी है। आज पूरा यूरोप अगर चलता है, यूरोपियन यूनियन चलता है, तो वो जर्मनी की वजह से चलता है। वर्ल्ड वॉर 2 में वो हारा था, इसलिए उसको जगह नहीं मिली थी, पर आज फ्रांस और ब्रिटेन का होना और जर्मनी का ना होना, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इम्बैलेंस है। और जब किसी संस्था में इम्बैलेंस हो जाए तो लोग उस संस्था को सुनना बंद कर देते हैं। और यही बात जयशंकर जी कह रहे हैं। उन्होंने जर्मनी का एग्जांपल नहीं दिया, वो बॉदर्ड नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूं। जो दूसरी बात वो बोलते हैं, वी बिलीव दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज ओवरड्यू बिकॉज द यूएन इज अ प्रोडक्ट दैट वाज डिवाइस्ड 80 years ago, and 80 years ago by any standard of human creativity is a long time. The number of countries have quadrupled in that period. जैसे मैं एग्जांपल दिया, अरब वर्ल्ड को उस समय देखा भी नहीं गया था, क्योंकि रेगिस्तान और रेत था। तेल जो था वो सारा कैप्चर्ड था कॉलोनियल पावर्स द्वारा। 80 साल में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज भी क्वाड्रुपल हो चुकी हैं। फिर वो कहते हैं भारत विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड सून। टू हैव सच अ कंट्री नॉट देयर इन ग्लोबल काउंसिल्स, ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड फॉर अस, बट आई वुड अर्ज it is not good for the global council. अब है इंपॉर्टेंट बातें। I do believe that with each passing year, I sense in the world a greater and greater support for India to be there, because we do command today the confidence and trust of very large parts of the world. I do not want to compare it with the current P5, but I would say a lot of countries perhaps think we speak for them with a higher degree of एम्पैथी एंड एक्यूरेसी। ये बात मैंने जो आपको बताई थी, जो मोदी सरकार ने बहुत देर से कोशिश करी है, बहुत मेहनत से करी है, कि अगर जो इंडिपेंडेंट देश क्वाड्रुपल हुए हैं और बहुत देशों को लगना शुरू हो गया है भारत के साथ ट्रेड, भारत के साथ व्यापार, भारत उनकी बात अंतरराष्ट्रीय मंच पर ज्यादा बेहतर रख पा रहा है इन P5 कंट्री से। और इसके अंदर एक बात आप और जोड़ दीजिए, बहुत सारे छोटे छोटे देश होते हैं, वोट उनका भी होता है यूनाइटेड नेशंस में, पर वो इतने शक्तिशाली नहीं कि उनकी बात को लोग सीरियसली लिया जाए, नहीं है शक्तिशाली। तो भारत जब उनका नेतृत्व करता है, उनकी बात समझ के रखता है, और भारत से किसी को थ्रेट नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी देश को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की है।
उससे इन देशों में यह कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप हाल की ही बात लीजिए, यूक्रेन रशिया वॉर में मेरे ख्याल से भारत एकमात्र बड़ा देश है जो दोनों एंड्स को बहुत बहुत ब्यूटीफुली मैनेज किया है। रशिया से तेल लिया है, लेते रहे हैं। अब अरब कंट्रीज ने कहा है, एक नई क्राइसिस आने वाली है कि हम तेल की प्रोडक्शन को, जो ओपेक कंट्रीज है, हम कम कर रहे हैं, तो तेल का प्राइस फिर बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। पर भारत ने इसका प्रिकॉशन अप्रैल 2022 से ही शुरू कर दिया था। क्यों शुरू कर दिया था? क्योंकि हमने रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया था। 1% से कम हमारे पास आता था अप्रैल से पहले। अब आप सब जानते हैं 25% तेल रशिया से आ रहा है। साथ ही साथ स्टेप 2 कर दिया था, रशिया का रूबल और रुपए के अंदर ट्रेड के प्रोसीजर्स, नॉर्म्स, बैंक्स, वॉस्ट्रो अकाउंट्स सब खोल दिए गए हैं। अब वो कितना ऑपरेशनलाइज हो रहा है, वो बहुत कम हो रहा है, पर अब एक दिन में जिस दिन मन करेगा उसको ऑपरेशनलाइज करके पूरा जो डॉलर में ट्रेड होता है उसको साइड कर दिया जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट तेल है, उसका 30%, 25% कहते हैं, मेरा मानना है, और मैंने बहुत सूत्रों से बात की है कि लगभग 30% हम ले रहे हैं एक देश से, जहां से 1% था एक साल पहले। तो हमारा सबसे बड़ा डॉलर का खर्चा एक दिन में गायब हो सकता है। पर यह करने से हम यूएस के अगेंस्ट नहीं गए। यूएस से अभी आपको पता है जो डील हुई है बोइंग की, फ्रांस यूके के साथ हुई है एयरबस की, तो दोनों चीजों को हम मैनेज कर रहे हैं क्योंकि हमें करना है। पर आप ग्लोबल पावर ही ये कर सकती है। कोई और देश रशिया से इस तरह तेल ले रहा होता तो हम सब जानते हैं किस तरह उस पर सैंक्शंस लग चुके होते हैं। हम सब जानते हैं कितना इंटरनेशनल मीडिया ने प्रेशराइज किया था कि भैया तेल वहां से क्यों लेते हो, जिसपे जयशंकर जी ने हंस के जवाब दे दिया था, और बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दे दिया था कि जितनी गैस तुम रशिया से लेते हो एक दोपहर में, उतना हम पूरे साल में तेल लेते हैं। ये अप्रैल की बात है, मई की बात है, जब हम 1% लेते थे। आज शायद बातें अलग है, पर हमारा हित पूरा हो रहा है। और उन्होंने बार बार कहा कि भैया मुझे जहां सस्ता मिलेगा अपने नागरिकों के लिए वहां लेना पड़ेगा। पर मैं ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहा हूं कि एक बड़ी जंग में हम दोनों साइड के साथ अच्छे रिश्ते बना के बड़ी कुशलता से के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। इसके बाद जयशंकर जी की दूसरी स्टेटमेंट आई, क्योंकि मूवमेंट बहुत बढ़ गई है। वो स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा 19/3/2023 को, बार बार वो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देयर आर लाइक 5 पीपल, जो ये 5 देश हैं, हु आर ऑक्युपाइंग द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन एंड दे डू नॉट वांट अदर्स टू एंटर इट. They have put various barriers like increasing the ticket price and other restrictions. The fact is that some of them are resisting the idea of India becoming a member. मैं इसको भी थोड़ा आगे बताऊंगा कि सर्वे हुई ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, वर्ल्ड लीडर स्टेटमेंट, उस स्टेट्समैन उसके अंदर आता हूं। ओवर द इयर्स सपोर्ट फॉर अस इन यूरोप इज पिकिंग अप, ये सही बात है। जर्मनी भारत को इस इशू पे सपोर्ट कर रहा है, ये आपको जान के हैरानगी होगी। Over the years, the support for us in Europe is picking up. I am very sure a large number of countries will say, yes, India should be in. It is a matter of perseverance and determination. All the time we will have to build the support. I am confident one day it will happen, as things cannot be denied. We are the largest country in the world and the 5th place in the economy. We will soon be the number 2 or 3 country economically. अब ये बात आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। अब मैं बताता हूं सर्वे की, और उसके बाद जयशंकर जी की एक आखिरी बात जो मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ दिखा देगी कि कितने करीब हम पहुंच चुके हैं। मुश्किल रास्ता है, वो खुद कह रहे हैं, प्रेजर्वेरेंस, डिटर्मिनेशन, क्योंकि ये ग्लोबल पावर्स की बात है। तो अब जर्मनी खुद आना चाहता है। जर्मनी को पता है अगर उसको आना है तो पूरा सिक्योरिटी काउंसिल रिवैम्प होगा, और जो बैठे हुए लोग हैं शायद वो आज जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी इकोनॉमी के बल पे, अपनी आर्मी के बल पे, अपनी वर्ल्ड लीडरशिप पोजीशन के बल पे कि वो इसका हिस्सा हो। तो या तो वो आउट होंगे, या फिर 5 की जगह 7 या 8 या 9 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर आएंगे, उसमें भी उनकी शक्ति कम होगी। और चाइना एक है ही है। इनफैक्ट जब ऑफ द रिकॉर्ड थिंक टैंक्स ग्लोबल बात करते हैं, वो कहते हैं कि 5 नेशन में से सिर्फ चाइना है जो इंडिया को ऑफिशियली बैक नहीं करना चाहता। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, ये सारे ओके हैं इंडिया को इस बॉडी में आने के, अलग अलग रीजन से। सबसे बड़ा रीजन ये कि आपकी अगर बॉडी के अंदर
दो तरह से होता है। एक टाइम पे बॉडी इतनी शक्तिशाली होती है कि कमजोरों को भार रखती है। 47 की ऐतिहासिक गलतियों में मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा जो भारत ने की, पर एक समय आता है कि आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि अगर बॉडी आपको नहीं लाती तो बॉडी का स्टेटस गिर जाता है या बॉडी की इफेक्टिवनेस गिर जाती है। जैसे मेक्सिको, जिसका भारत से कोई लंबा रिश्ता नहीं है, वो कहता है कि दो ही लोग मीडिएट करवा सकते हैं रशिया यूक्रेन के बीच में, या पोप या फिर पीएम मोदी। पोप क्योंकि वो उनके लिए कैथोलिक कंट्री है, उनके लिए धर्म में इससे ऊपर कुछ नहीं है, और मोदी क्योंकि उनको पता है एक न्यूट्रल येट एफिशिएंट इफेक्टिव देश भारत ही है। अब आप ये जब समझिए कि जो जयशंकर जी ने कहा था कि बहुत सारे देश भारत को इस तरह से देख रहे हैं। दूसरी एक थिंक टैंक है अटलांटिक काउंसिल, उसने सर्वे किया, जिस सर्वे के अंदर हाफ लोगों ने बोला कि अगर किसका चांस है आने का, तो ये 5-4 बड़े देशों की बात चलती है। जर्मनी, इंडिया, जापान, ब्राजील, ये 4 का नाम सबसे आगे चलता है। और एक छोटी कैटेगरी में अगर अफ्रीका से लाना है तो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया में बात होती है, साउथ अफ्रीका का कहते हैं, पर वो बहुत सीरियसली लोग नहीं ले रहे हैं। इन 4 में से जो नए क्लेमेंट्स बन चुके हैं, जापान, जर्मनी, इंडिया, ब्राजील, इसमें से मैक्सिमम लोग कहते हैं अगर चेंज हुआ तो एक ही सर्टेनिटी है, इंडिया, उसके बाद है जापान, उसके बाद जर्मनी और सबसे कम ब्राजील। और ये वो हैं जिनका काम है इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, इन सबको देखना। अब आ जाता हूं लास्ट बात पे। लास्ट बात ये है कि जयशंकर जी ने ये बहुत क्लियर कर दिया है कि भारत ने अपनी बिड एक तरह से G20 की अध्यक्षता के दौरान अपनी बिड लॉन्च की हुई है, और इसके अंदर 16 साल से हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हो चुकी है। और वो कहते हैं कि इंडिया के पास सारे क्रेडेंशियल हैं परमानेंट मेंबर बनने के लिए, हमें डिनाई किया गया है ऑपोजिशन ऑफ सम वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के बीच में जब वो कैंपेन चल रहा है, उनको समझ आ गया है कौन विरोध कर रहा है, कौन सपोर्ट में है। जब आप कोई भी कैंपेन लॉन्च करते हैं, आपको समर्थन भी आता है, विरोधी भी आते हैं, क्योंकि चीज ही इतनी बड़ी है, वर्ल्ड की बिगेस्ट चीज है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हमें विरोध कर रहे हैं, बट the Westerners cannot keep their door closed for India for long. While several developed countries are facing economic distress, India is emerging as an economic superpower. Hence, UNSC will be compelled to provide a permanent membership. भाषा कितनी बदली है, वो बोल रहे हैं अब ये कंपेल होंगे सिक्योरिटी काउंसिल वाले प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि कुछ देश जो हमें रोकना चाह रहे हैं उनकी इकोनॉमी सफर कर रही है। सबसे बड़ा कौन सा है कोविड के बाद? चाइना। उसकी इकोनॉमी की कितनी स्लो हो गई है, किस तरह ग्लोबल ऑर्डर में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रहे हैं लोग चाइना से बाहर। हर बड़ी कंपनी जो 30 साल से सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कर रही थी, वहां पे घोस्ट सिटीज बन चुकी हैं, जो इंडस्ट्रियल सिटीज खाली हैं, कोई व्यक्ति नहीं रह रहा वहां पे। इतनी बड़ी बड़ी सिटीज क्यों? 2 रीजंस। एक, यूएस चाइना ट्रेड वॉर। दूसरा, कोविड के बाद कंपनीज ने समझा कि सप्लाई चेन वहां पे रुक जाती है, तो भैया जो हमारी देसी भाषा में बोलते हैं, सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, बास्केट को हाथ लगा सारे अंडे टूट जाएंगे। सारी कंपनीज अब ये कर रही हैं। एक टाइम पे दे वांटेड लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इतनी बड़ी फैक्ट्री एक जगह पे लगा दो कि सब कुछ सस्ता हो जाए, पर उन्होंने देखा उसका एक फायदा था, दूसरा फायदा ये एक दिन में सब कुछ बंद हो जाए। अब टिकटॉक को यूएस में बैन करने की बातें चल रही हैं, वहां पे इतनी वॉर हो गई है, तो ऑब्वियसली उनको सप्लाई चेन निकालनी है। उसमें भारत में भी कुछ आएगा, मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा है, एप्पल जैसे काफी आया है, पर बहुत जगहों पे बटेगा। पर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, अगर हमने ठीक खेला, और मैं जरूरी नहीं बोलता हम उसमें ठीक खेल पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एनजीओ भरे पड़े हैं, कोई इन्वायरमेंट को लेके, कोई फजूल की एजिटेशन को लेके, कोई एक्टिविज्म किस तरह की करते हैं, कभी इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल में, कभी कोर्ट्स में, हर जगह बाधा डालने के लिए लोग बैठे पड़े हैं। पर अगर हमने उसको ओवरकम कर दिया इन अर्बन नक्सल्स को, तो इकोनॉमिकली भी बढ़ेगा। पर ना भी बढ़े, हम तब भी इतने बड़े हो चुके हैं कि जयशंकर जी की भाषा, दे विल बी कंपेल्ड टू गिव अस, रेजिस्टेंस कम होनी शुरू हो गई है। एक चाइना ही अपोज कर रहा है प्रॉपर वे में, और
वो ही कमज़ोर हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था? भारत भाग्य विधाता। भारत माता की जय।